अमेरिका में बैठकर राहुल गांधी न सिर्फ देश और समाज को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, बल्कि वे अपनी ही कर्नाटक सरकार को भी अस्थिर करने में जुटे हैं। अपनी पार्टी के नेता से जब वे दिल्ली में आसानी से मिल सकते हैं, उसे मिलने के लिए राहुल गांधी ने अमेरिका बुलवा लिया। डीके शिव कुमार से अमेरिका में राहुल गांधी की मुलाकात के बाद सिद्धरमैया की कुर्सी पर खतरा मंडराने लगा है। जमीन घोटाला मामले में फंसे सिद्धरमैया की कुर्सी पहले से ही डोल रही है, लेकिन डीके शिव कुमार और राहुल गांधी की मुलाकात के बाद कर्नाटक का सियासी पारा और गर्म हो गया है। कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार ने अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन में कांग्रेस नेता राहुल गांधी से मुलाकात की है, जिससे पार्टी के भविष्य के नेतृत्व को लेकर नई अटकलें पैदा हो गई हैं। शिव कुमार ने अमेरिका की अपनी निजी यात्रा के दौरान राहुल गांधी से मुलाकात की है। ये मुलाकात ऐसे महत्वपूर्ण समय पर हुई जब कांग्रेस अपनी बढ़ती महत्वाकांक्षाओं और भ्रष्टाचार के आरोपों के बीच कर्नाटक की इकाई को एकजुट रखने के लिए संघर्ष कर रही है। शिव कुमार ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के साथ अपनी बैठक की तस्वीरें साझा की और एक्स पर लिखा कि अपनी पत्नी उषा के साथ वॉशिंगटन डीसी में विपक्ष के नेता राहुल गांधी से मिलकर बहुत अच्छा लगा। अमेरिका में गांधी से अनौपचारिक मुलाकात को लेकर पार्टी के कुछ लोग शिव कुमार की सोची समझी चाल के रूप में देख रहे हैं। कांग्रेस नेताओं के एक समूह ने लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी को पत्र लिखकर उनसे पार्टी के उन नेताओं और राज्य के मंत्रियों को चेतावनी देने को कहा। कर्नाटक में नेतृत्व परिवर्तन की स्थिति में मुख्यमंत्री पद की आकांक्षा रखे हुए हैं। पत्र पर हस्ताक्षर करने वालों में वर्तमान एवं पूर्व सांसद तथा कुछ पूर्व मंत्री शामिल हैं। उन्होंने गांधी से इस बारे में भी निर्देश जारी करने का आग्रह किया कि वे कांग्रेस और कर्नाटक के हित को ध्यान में रखते हुए भविष्य में कोई हानिकारक बयान न दें। MUD भूखंड आवंटन मामले में मुख्यमंत्री सिद्धरमैया के खिलाफ अभियोजन के लिए राज्यपाल द्वारा मंजूरी दिए जाने के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर उच्च न्यायालय में सुनवाई हो रही है। ऐसे में प्रतीत होता है कि राज्य में नेतृत्व परिवर्तन की स्थिति में कांग्रेस नेता मुख्यमंत्री बनने की होड़ में शामिल होने की तैयारी कर रहे हैं तथा उनमें से कई ने खुले तौर पर अपनी इच्छा भी व्यक्त की है। राहुल गांधी को संबोधित पत्र में कहा गया कि वरिष्ठ मंत्रियों सहित 6 से अधिक भाजपा नेता और जेडीएस के खिलाफ लड़ने के बजाय मुख्यमंत्री पद का दावा करते हुए बयान जारी कर रहे हैं। इसके कारण हमारे कई नेता और कार्यकर्ता हतोत्साहित हो रहे हैं तथा सरकार एवं पार्टी से उम्मीद खो रहे हैं। पत्र में कहा गया है कि कुछ नेताओं की अंतरिम लड़ाई और लापरवाह बयानबाजी के कारण कर्नाटक के लोग और सरकार में धीरे धीरे विश्वास खो रहे हैं। इसलिए हम आपके सम्मानित कार्यालय से विनम्रतापूर्वक अपील करते हैं कि उक्त नेताओं द्वारा जारी किए गए बयानों पर ध्यान दें और उन्हें कांग्रेस पार्टी और कर्नाटक राज्य के हित में भविष्य में ऐसे हानिकारक बयान जारी करने के खिलाफ चेतावनी दें। दिल्ली शराब घोटाला के किंग पिन अरविंद केजरीवाल को आज भी कोर्ट ने जमानत देने से इनकार कर दिया और उन्हें 25 सितंबर तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया। लेकिन दुर्गेश पाठक इस मामले में भाग्यशाली निकले, जिन्हें कोर्ट ने 1 लाख के निजी मुचलके पर जमानत दे दी। सीएम अरविंद केजरीवाल और हिरासत में लिए गए अन्य लोग तिहाड़ जेल से ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट में पेश हुए और इस दौरान सुनवाई करते हुए सीएम केजरीवाल की जमानत 25 सितंबर तक बढ़ा दी गई। गौरतलब है कि सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंह भी सुप्रीम कोर्ट में सीएम केजरीवाल के पक्ष में लड़ रहे हैं। सीबीआई का आरोप है कि आम आदमी पार्टी को एक्साइज पॉलिसी केस से जुड़े कथित घोटाले में अवैध धन से फायदा हुआ है। जानकारी के लिए बता दें कि दिल्ली एक्साइज पॉलिसी से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को इसी साल 21 मार्च को अरेस्ट किया था। इसके बाद जुलाई में सीबीआई ने इस कथित घोटाले में सीएम केजरीवाल पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया था। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी द्वारा अरेस्ट हुए अरविंद केजरीवाल को 12 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम जमानत दी थी। हालांकि सीबीआई अरेस्ट केस में उन्हें अभी भी जेल में रहना होगा। इससे पहले 27 अगस्त और फिर 3 सितंबर को सीएम अरविंद केजरीवाल की हिरासत 11 सितंबर तक बढ़ा दी गई थी। अब फिर से उन्हें 25 सितंबर तक कस्टडी में रहना होगा। दुर्गेश पाठक ने जमानत मिलने के बाद कहा कि वो कई साल से ये ड्रामा देख रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि पीएम मोदी झूठे मामलों के जरिए आम आदमी पार्टी को खत्म करना चाहते हैं, लेकिन अब सच सामने आ रहा है। सभी को जमानत मिल रही है और सभी जेल से बाहर आ रहे हैं। इससे पहले अरविंद केजरीवाल के खिलाफ दाखिल चार्जशीट पर राउज एवेन्यू कोर्ट ने संज्ञान लिया। कोर्ट ने केजरीवाल के खिलाफ प्रोडक्शन वारंट जारी किया, जहां केजरीवाल को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश करने का निर्देश दिया गया था। सीबीआई ने 30 जुलाई को चौथी सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल की थी, जिसमें केजरीवाल को आरोपी बनाया गया था। एजेंसी ने आरोप लगाया कि केजरीवाल शराब नीति घोटाले में मुख्य साजिशकर्ताओं में से एक हैं। सीबीआई को राउज एवेन्यू कोर्ट से 23 अगस्त को केजरीवाल पर मुकदमा चलाने की मंजूरी मिली थी। सीबीआई ने 5वीं और आखिरी चार्जशीट में कहा
केजरीवाल शुरू से आपराधिक साजिश में शामिल रहे। सीबीआई ने कहा कि जांच पूरी हो गई है और इसमें सामने आया कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल शराब नीति बनाने और उसे लागू करने की आपराधिक साजिश में शुरू से शामिल थे। वे पहले से ही शराब नीति के प्राइवेटाइजेशन का मन बना चुके थे। चार्जशीट के मुताबिक मार्च 2021 में जब मनीष सिसोदिया की अध्यक्षता में शराब नीति तैयार की जा रही थी, तब केजरीवाल ने कहा था कि पार्टी को पैसों की जरूरत है और उन्होंने अपने करीबी विजय नायर को फंड जुटाने का काम सौंपा था और विजय नायर शराब नीति बनने से पहले ही रिश्वत वसूलने के काम में जुट गया था। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। कैग की 11 रिपोर्ट महीनों से आतिशी मारलेना के दफ्तर में धूल फांक रही है, जिसे अब तक सदन में पेश कर दिया जाना चाहिए था। 6 महीने के अंतराल पर विधानसभा का सत्र बुलाने की संवैधानिक बाध्यता है और वो 6 महीने पूरे होने में कुछ हफ्ते बचे हैं। ऐसे में राष्ट्रपति के पास एकमात्र रास्ता केजरीवाल को पद से बर्खास्त करने का ही बचता है। हालांकि दिल्ली में राष्ट्रपति शासन की मांग बीजेपी ने की थी और राष्ट्रपति को इस बारे में ज्ञापन भी सौंपा था, लेकिन अब कांग्रेस ने भी केजरीवाल के खिलाफ मोर्चा खोलकर आम आदमी पार्टी के लिए मुसीबत खड़ी कर दी है। दिल्ली प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने कहा कि आम आदमी पार्टी सरकार सत्ता से बर्खास्त होने के मुहाने पर आकर खड़ी है। उन्होंने कहा कि बीजेपी और आम आदमी पार्टी में दिल्ली की सत्ता के लिए घमासान मचा हुआ है। दोनों दलों के नेता जनता का प्रतिनिधि होने के बाद भी जनता के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं। केजरीवाल सरकार को बर्खास्त करने की मांग की शिकायत को राष्ट्रपति की ओर से गृह मंत्रालय को भेजना ये बेहद संवेदनशील है। देवेंद्र यादव ने कहा कि 10 वर्षों के शासन के बाद भी केजरीवाल के पास बताने के लिए कुछ नहीं है, जबकि कांग्रेस के पास अपने 15 वर्षों के शासन के विकास के बारे में बताने के लिए बहुत कुछ है। उन्होंने कहा कि दिल्ली की बदहाली चरमरा चुकी है। इंफ्रास्ट्रक्चर, जल जमाव, टूटी सड़कें, करंट और जल भराव में डूबकर मरते लोग, ध्वस्त शिक्षा, स्वास्थ्य और कानून व्यवस्था के साथ भ्रष्टाचार में लिप्त आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री, मंत्री, विधायक, पार्षद और कार्यकर्ताओं के पास दिल्ली सरकार की उपलब्धियां गिनाने के लिए कुछ नहीं है। दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने कहा कि जल भराव के कारण मरने वालों की जिम्मेदारी की जांच अब एसीबी को करनी पड़ रही है, जो कि दिल्ली सरकार और एमसीडी की सबसे बड़ी नाकामयाबी है। इससे पहले बीजेपी ने भी दिल्ली सरकार पर निशाना साधा था। विपक्ष के नेता विजेंद्र गुप्ता ने आपसे 10 सवाल पूछे और मांग की थी कि वो मुख्यमंत्री केजरीवाल की ओर से जेल में रहते हुए लिए गए फैसलों की सूची दिल्ली सरकार पेश करे। बीजेपी के इस डिमांड के बाद जिस तरह से कांग्रेस ने केजरीवाल सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला, वो बेहद अहम माना जा रहा है। आम आदमी पार्टी की वरिष्ठ नेता और मंत्री आतिशी ने बीजेपी पर दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगाकर अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली सरकार को पिछले दरवाजे से गिराने की साजिश रचने का आरोप लगाया है। आतिशी ने दावा किया कि बीजेपी चोर दरवाजे से दिल्ली की चुनी हुई सरकार को बर्खास्त करना चाहती है। उन्होंने कहा कि बीजेपी का एकमात्र काम चुनी हुई विपक्षी सरकारों को गिराना है। दरअसल पिछले दिनों बीजेपी के विधायकों ने राष्ट्रपति से मिलकर दिल्ली में प्रशासनिक अव्यवस्थाओं, वित्तीय अनियमितताओं और लोगों की समस्याओं को लेकर उनसे लिखित शिकायत की थी। साथ ही दिल्ली विधानसभा को भंग करके दिल्ली सरकार को बर्खास्त करने की मांग की थी। राष्ट्रपति ने इस पर संज्ञान लेते हुए मामले को गृह मंत्रालय के पास भेज दिया है और बीजेपी विधायकों की शिकायत पर विचार करने के लिए कहा है। उसी के बाद आम आदमी पार्टी की तरफ से ये प्रतिक्रिया आई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। लोकसभा में नेता विपक्ष बनने के बाद राहुल गांधी पहली बार अमेरिका गए। अमेरिका पहुंचते ही उन्होंने भारत विरोधी एजेंडे को तेजी से आगे बढ़ाया। पहले कहा पूरा भारत मेड इन चाइना है, फिर सिखों को लेकर विवादास्पद बयान दिया और अब इस्लाम परस्त और कट्टर भारत विरोधी इल्हान उमर से मुलाकात कर ली। उमर अमेरिकी संसद में निचले सदन की सदस्य हैं और इस्लाम परस्ती ही उनकी पहचान है। भारत और हिंदुओं से घृणा को लेकर अक्सर वो चर्चा में रहती हैं। इल्हान उमर अमेरिकी सांसदों के उस समूह का हिस्सा थीं जिसने वॉशिंगटन डीसी के रेबर्न हाउस में कांग्रेस नेता के साथ बैठक की। इसकी मेजबानी अमेरिकी सांसद ब्रेडली जेम्स शेरमन ने की। उमर के अलावा इस बैठक में सांसद जोनाथन जैक्सन, रो खन्ना, राजा कृष्णमूर्ति, बारबरा ली, श्री थानेदार जीसस जी ग्रासिया, हैंक जॉनसन और शेन शाकोवस्की भी शामिल थे। सूत्रों ने बताया कि राहुल गांधी ने अमेरिकी राजनयिक डोनाल्ड लू से भी मुलाकात की। डोनाल्ड लू को तिकड़मों से दूसरे देशों की सरकार गिराने के लिए जाना जाता है। अमेरिकी विदेश विभाग ने बताया कि डोनाल्ड लू भारत और बांग्लादेश की यात्रा करेंगे। अमेरिकी यात्रा के दौरान उन्होंने अपने ही देश और उनकी सरकार को बदनाम करने के लिए कई प्रोपेगेंडा को विदेशी जमीन से हवा दी है।
यहां तक कि खालिस्तानी आतंकियों के सुर में सुर मिलाते हुए ये बताने की कोशिश की कि भारत में सिखों को पगड़ी पहनने की इजाजत नहीं, उन्हें गुरुद्वारा नहीं जाने दिया जा रहा है। राहुल ने जैसे ही ये बयान दिया, खालिस्तानी आतंकी गुरपतवंत सिंह पन्नू तुरंत राहुल गांधी के समर्थन में आ गए। इन बयानों के बाद राहुल गांधी की इल्हान उमर और डोनाल्ड लू के साथ मुलाकात भी विवादों में आ गई है। यदि उमर और लू के अतीत पर गौर करें तो ये मुलाकात भारतीय हितों के अनुकूल नहीं लगती। भारत के प्रवक्ता प्रदीप भंडारी का कहना है कि इल्हान उमर के साथ मुलाकात से स्पष्ट है कि राहुल गांधी भारत विरोधी लोगों के साथ हैं। कांग्रेस नेता ऐसे लोगों के साथ खड़े होकर उनका मनोबल बढ़ाते हैं। इल्हान उमर ने कुछ समय पहले पीओके की यात्रा की थी। साथ ही उन्होंने कश्मीर पर भारत के नियंत्रण की भी आलोचना की थी। ऐसा माना जाता है कि इल्हान की पीओके यात्रा पाकिस्तान के द्वारा प्रायोजित थी। इतना ही नहीं, इल्हान पर आरोप है कि उन्होंने झूठी खबर फैलाई कि 20 करोड़ मुसलमान नरसंहार की कगार पर हैं। राहुल गांधी ने अमेरिकी राजनयिक डोनाल्ड लू और सांसद प्रमिला जयपाल से भी मुलाकात की। राहुल गांधी के साथ इल्हान उमर की एक तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। इसके बाद सत्तारूढ़ भाजपा, कांग्रेस और राहुल गांधी पर हमलावर है। बीजेपी के अमित मालवीय ने भी इस पर जुबानी हमला बोला। अमित मालवीय ने एक पोस्ट में लिखा, भारत के विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने अमेरिका में इल्हान उमर से मुलाकात की, जो पाकिस्तान प्रायोजित भारत विरोधी आवाज है, एक कट्टरपंथी इस्लामवादी और स्वतंत्र कश्मीर की पैरोकार है और यहां तक कि पाकिस्तान नेता भी ऐसे उग्र तत्वों के साथ देखे जाने को लेकर अधिक सतर्क होंगे। कांग्रेस अब खुलेआम भारत के खिलाफ काम कर रही है। वहीं भाजपा के एक और प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने इस पर हमला बोला। उन्होंने लिखा कि राहुल गांधी की पाकिस्तान समर्थित भारत विरोधी उमर के साथ मुलाकात ये स्पष्ट कर देता है कि राहुल गांधी भारत विरोधी तबकों के साथ खड़े होते हैं और उनका मनोबल बढ़ाते हैं। असम के बाद अब उत्तर प्रदेश के मदरसों पर ताला लगने वाला है। यूपी के 513 मदरसों की मान्यता जल्द खत्म होने जा रही है। इसमें अधिकतर मदरसों के प्रबंधन ने मदरसा शिक्षा बोर्ड को मान्यता सरेंडर करने के लिए पत्र लिखा है। इस मामले को मदरसा बोर्ड की बैठक में रजिस्ट्रार ने रखा। बोर्ड ने पहले इन मामलों की समीक्षा करने और फिर नियमावली के तहत आगे की कार्यवाही के लिए रजिस्ट्रार आरपी सिंह को अधिकृत किया। बोर्ड अध्यक्ष डॉक्टर इफ्तिखार अहमद जावेद ने बताया कि मान्यता सरेंडर करने वाले मदरसे हैं जो दूसरे बोर्ड से मान्यता लेकर मदरसे को स्कूल के रूप में खोलना चाहते हैं। अध्यक्ष ने स्वीकार किया कि वर्तमान में लोगों को मदरसा चलाने में दुश्वारियां आ रही हैं। जब मदरसों में परीक्षा की तैयारी चल रही थी, उस दौरान शासन ने मदरसों की जांच शुरू की, जिससे परीक्षा की तैयारियां बाधित हुई। उन्होंने कहा कि इस तरह की वजहों से भी मान्यता सरेंडर की जा रही है। बैठक में नए मदरसों को मान्यता देने का भी मामला उठा। तय किया गया कि नए मदरसों को मान्यता बेसिक और माध्यमिक शिक्षा विभाग की तरह ऑनलाइन प्रस्ताव लेकर दी जाएगी। इसके लिए मदरसा पोर्टल में जरूरी अपडेट किए जाने पर सहमति बनी और बैठक में तय किया गया कि मदरसा बोर्ड 2018 से पहले के सभी छात्रों की मार्कशीट्स को चरणबद्ध तरीके से अपनी वेबसाइट पर अपलोड करेगा। पिछले साल की तर्ज कर इस शैक्षणिक सत्र में मदरसों की परीक्षाएं फरवरी 2025 के पहले हफ्ते में करवाए जाने की सहमति बैठक में बनी और बैठक में बोर्ड उपाध्यक्ष जे रीभा, सदस्य कमर अली, डॉक्टर इमरान अहमद, असद हुसैन मौजूद रहे। बोर्ड की ओर से जारी एक बयान के मुताबिक प्रदेश के विभिन्न जिलों में लगभग 513 मदरसों ने परिषद से मान्यता वापस लेने को लेकर अर्जी दी है। इससे संबंधित प्रस्ताव को बैठक में अनुमोदित करके आगे की कार्यवाही के लिए परिषद के रजिस्ट्रार को अधिकृत किया गया है। बैठक में मौजूद रहे मदरसा शिक्षा परिषद के सदस्य कमर अली ने बताया कि प्रदेश के 513 मदरसों ने परिषद में खुद को मिली मान्यता के समर्पण की अर्जी दी थी, जिस पर आज हुई बैठक में फैसला लिया गया। उन्होंने बताया कि इन मदरसों ने विभिन्न कारणों से मान्यता वापस लेने की अर्जी दी है, जिनमें सबसे अहम कारण मदरसा शिक्षा परिषद से मान्यता को नवीनीकरण की जटिल प्रक्रिया है। पूर्व में जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी के स्तर से ही मदरसों की मान्यता और उनका नवीनीकरण हो जाता था, लेकिन अब ये अधिकार रजिस्ट्रार को दे दिया गया है। कमर अली ने कहा कि मदरसों को एक निश्चित अवधि में अपनी मान्यता का नवीनीकरण करना होता है, जो अब एक जटिल प्रक्रिया है। चूंकि मदरसों को अपने यहाँ बच्चों को पढ़ाना है, इसलिए उनमें से अनेक मदरसों ने बेसिक शिक्षा परिषद से मान्यता ले ली है, जो जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी से ही मिल जाती है। यूपी में करीब 25,000 मदरसे हैं। उनमें से लगभग 16,500 मदरसे राज्य मदरसा शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त हैं। इनमें से 560 मदरसों को राज्य सरकार से अनुदान मिलता है, जबकि करीब 8,500 मदरसे गैर मान्यता प्राप्त हैं। आरक्षण से लेकर सिखों के उत्पीड़न तक
चाइना से लेकर पाकिस्तान परस्त से मिलने तक अमेरिका में बैठकर राहुल गांधी ने भारत में जमकर सियासी रायता फैलाया। असल में विदेश जाकर इस तरह की बयानबाजी राहुल गांधी इसलिए करते हैं ताकि भारत में उनके खिलाफ कोई कार्रवाई न हो सके। यही बातें अगर वे भारत में कहते तो उन पर मुसीबतों का पहाड़ टूट जाता, उनके वकीलों को कोर्ट में एड़ियां रगड़नी पड़ती और यही वजह है कि राहुल गांधी देश विरोधी हरकतें विदेश में जाकर करते हैं ताकि वे सुरक्षित बचे रहें। माना यह जा रहा है ये सब कांग्रेस की सोची समझी रणनीति है। सिखों को लेकर राहुल गांधी ने ऐसा बयान दिया कि खालिस्तानी आतंकी गुरपतवंत सिंह पन्नू उन पर फिदा हो गए। पन्नू के संगठन सिख फॉर जस्टिस ने राहुल गांधी के सिखों पर दिए उस बयान का समर्थन किया जिसमें राहुल ने कहा था कि भारत में सिखों को पगड़ी और कड़ा पहनने की लड़ाई है। एसजेएफ ने भी दावा किया कि राहुल गांधी के साथ अमेरिका में कई खालिस्तानी समर्थन मौजूद थे। एसजेएफ ने राहुल गांधी के बयान का समर्थन करने वाला अपना एक पत्र भी जारी किया। गुरपतवंत सिंह पन्नू द्वारा जारी किए गए इस पत्र में एसजेएफ ने कहा कि वाशिंगटन डीसी में एक सभा को संबोधित करते हुए जहां कई खालिस्तान समर्थक सिख मौजूद थे, राहुल गांधी ने एसजेएफ के खालिस्तान के लिए जनमत संग्रह अभियान को उचित ठहराया। उनका यह कहना है कि भारत में लड़ाई इस बात की है कि क्या एक सिख को पगड़ी और कड़ा पहनने की अनुमति होगी और क्या वो गुरुद्वारा जा सकेगा। हमारी बात का समर्थन है। एसजेएफ ने आगे कहा कि भारत में सिखों के अस्तित्व पर खतरे वाला राहुल का बयान साहसी और बोल्ड है, बल्कि 1947 के सिखों पर भारत में हुए अत्याचार की बात को मजबूत करता है। ये बयान तथ्यात्मक इतिहास पर आधारित और सिखों के देश खालिस्तान बनाने की पंजाब में स्वतंत्रता जनमत संग्रह और एसजेएफ के रवैये को सही ठहराता है। हमेशा भारत को तोड़ने की बात करने वाले खालिस्तानी आतंकी गुरपतवंत सिंह पन्नू राहुल गांधी के लिए ये प्रेम उनके हालिया बयान के बाद उमड़ा है। राहुल गांधी ने अपने अमेरिका दौरे में वर्जीनिया में कहा था कि भारत में लड़ाई इस बात को लेकर है क्या एक सिख को भारत में पगड़ी पहनने की इजाज़त दी जाएगी, क्या एक सिख को भारत में कड़ा पहनने की इजाज़त दी जाएगी या फिर वो गुरुद्वारा जा सकेगा। लड़ाई इस बात को लेकर है और ये सिर्फ सिखों के लिए नहीं है, ये सभी धर्मों के लिए है। देश को तोड़ने और भारत में सिखों को प्रताड़ित बताने वाले खालिस्तानी आतंकियों के लिए ये सुनहरा मौका बन गया। भारत के लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और विपक्षी पार्टी के डी फैक्टो मुखिया का उनके भारत विरोधी एजेंडे को मजबूत करने में ये बयान एक संजीवनी की तरह काम आएगा। एसजेएफ का राहुल को साहसी बताना इसी कड़ी का एक हिस्सा है। एसजेएफ ने यह दावा भी किया कि राहुल गांधी के कार्यक्रम में बड़ी संख्या में खालिस्तानी शामिल थे। इससे राहुल गांधी के कार्यक्रमों की मंशा पर संशय पैदा होता है। राहुल गांधी के तथ्यों से परे इस बयान में भारत की कड़ी प्रतिक्रिया भाजपा नेता एनके सिंह ने दी। उन्होंने इस मामले को लेकर कोर्ट में घसीटे जाने की भी चुनौती दी। कई लोगों ने उन्हें याद दिलाया कि भारत में सिखों के लिए सबसे अधिक खतरा तब पैदा हुआ था जब उनके पिता राजीव गांधी देश के प्रधानमंत्री थे और इस दौरान सिखों का खुलेआम नरसंहार हुआ था।